हेलो, मेरा नाम है अब्दुल अंसारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल चैनल द लास्ट स्टडी पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब क्या होते हैं, समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होते हैं। फिर उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। ठीक, तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज का, वो है प्रतिबिंब। ठीक, वही प्रतिबिंब जिसमें आप अपना शक्ल देख के, प्रतिबिंब जिसको आप देख के समझते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, वही प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसको पढ़े लिखों के भाषा में क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब ना। और इसे ये क्या होता है हमारा, तो जो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु को, यहाँ पे लिख सकते क्या अच्छा होगा, उस बिंदु को उसका प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसका प्रतिबिंब। किसका, तो उस जो प्रकाश स्रोत था उसका हम प्रतिबिंब कहते हैं ना। ठीक, तो अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें तो ये समझ लेते हैं कि हमारा कोई दर्पण है। ठीक, यहाँ से हमारी कोई प्रकाश आई, ठीक, प्रकाश आई किसी प्रकाश स्रोत से। ठीक, और ये टकराने के बाद, ठीक, ये टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलेंगी, समझा। तो ये जो जिस बिंदु को मिलेंगी, इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे ना। ठीक, अब इसके बारे में आगे हम चल के देखेंगे कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं ना। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि प्रतिबिंब क्या होती है, नोट कर लें इसे। फिर उसके बाद देखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रतिबिंब हमारे पास दो प्रकार के होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, एक तो ये प्रतिबिंब बनाएंगे, और जो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसके कहने का क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक होता है हमारे पास रियल इमेज, यानी कि वास्तविक इसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। ऐसा दिख नहीं रहा होगा। और दूसरा क्या होता है हमारा, आभासी प्रतिबिंब। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, हमारा प्रतिबिंब कितने प्रकार थे, तो दो प्रकार के। पहला क्या है हमारे पास, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस वस्तु जिस प्रकाश स्रोत से आ रही थी उस प्रकाश स्रोत की वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जब जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। उस प्रकाश स्रोत का उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होती हैं, ये क्या होती हैं, उल्टा बनती है, अक्सर उल्टा बनती है ना, ज़्यादातर उल्टा बनेंगी। ठीक, और ये क्या कैसे बनेंगी, सीधा,
ये इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, और इसको बोलेंगे इरेक्ट। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं इसके बाद कि समतल दर्पण पे। तो समतल दर्पण क्या होता है, तो हमारे पास ना अभी हम लोग को जो पढ़ना है उसमें हमारे पास दर्पण के दो प्रकार दिए हैं। एक हमारा है समतल दर्पण और एक हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। ठीक, पैरेलल मिरर, और एक हमारे पास क्या है, अरे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और दूसरा क्या है हमारे पास, स्फेरिकल मिरर। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो समतल दर्पण है उसके बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण होता क्या है, जिसकी परावर्तक सतहें जो क्या हो, वो समतल हो ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण ये कैसी होती है, तो वैसा दर्पण जिनकी, या फिर जिनकी लिख लें, जिनकी परावर्तक सतहें, परावर्तक सतहें समतल हो, तल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं ना, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, समतल दर्पण कहने का मतलब क्या कि ये क्या है हमारा, और इसको ऐसे हम लोग यूजुअली दिखाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। समझ आ गया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखेंगे ना कि इससे जो इमेज बनेंगी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेंगी, उनकी क्या क्या गुण होंगे, कैसे बनते हैं, ठीक, वो चीज़ें देखेंगे। तो इतना नोट करिए। ठीक है, देखिए एक बात अभी अजम्पशन जान लीजिए, मतलब बड़ा सा नोट करके लिख लीजिए कि कभी भी हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए ना कम से कम हमारे पास 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितने किरणों की, तो 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक, कम से कम हमारे पास 2 किरण होने चाहिए प्रतिबिंब बनने के लिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अक्सर 2 ही किरण का यूज करेंगे और किसी भी चीज़ का हम लोग प्रतिबिंब बना देंगे ना। ठीक, तो इसे मतलब नोट करके या फिर अपने दिमाग में रखें ना, ये भूलनी नहीं चाहिए ना। देखिए क्या होता है, वास्तविक अब देखने जाते हैं कि समतल दर्पण से कैसा कैसा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये हमारे दर्पण हो गए। ये मान लेते हैं कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक, ये क्या हुई, इससे टकरा के, ठीक है, इससे निकल के, ये प्रकाश स्रोत है, इससे निकल के कोई किरण गई। तो ये अगर हम प्रकाश का परावर्तन के नियम से हमको पता होना चाहिए कि जब इस पर 90 डिग्री का कोण बना के गिरेगा, तो इससे जब अभिलंब यहाँ से इस सतह पर जब अभिलंब बनाएंगे तो क्या होगा, इसी पे होगा। तो जब ये अभिलंब से 0 डिग्री बना रहा है, यानी कि आपतित किरण का जो आपतन कोण जो है वो कितना है, आपतन कोण जो है वो कितना है, आपतन कोण I = 0। तो परावर्तन कोण भी क्या होना चाहिए, 0।
जीरो कब होगा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कितना एंगल होना चाहिए? जीरो। तो जब परावर्तित किरण इसी पर आएंगी तभी ना जीरो होगा, ठीक। तो इसीलिए इस तरह जिस तरह से गई उसी से वापस आ जाएंगे, समझा? अब अगर यहाँ से यहाँ एक जाती हैं तो ये क्या होगी? इस पर अगर अभिलंब खींचें तो ये क्या होगी? हमारे आपतन कोण होगी, एंगल आई, और यहाँ से इतना ही एंगल पे इधर से रिफ्लेक्ट होगी, एंगल आर, ठीक। अगर हम इसको बढ़ाते जाएं और इसको भी यहाँ से बढ़ा दें तो यहाँ पे कहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं क्या? कट कर रही है ना, तो यहीं पे क्या होगा? इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। समझा गया? और ये क्या है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब बना है। तो इससे एक बात हमको पता चला कि जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? तो आभासी बनता है, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमारे पास एक चीज़ ध्यान में रखना है कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम हमको 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। वो किरण कोई भी हो सकती हैं, ठीक। तो हम लोगों ने ये देखा, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। और एक चीज़ इसमें देख लीजिए कि वस्तु दूरी क्या होती है। ये मिरर है ना, ये दर्पण है, दर्पण से, समतल दर्पण से ये वस्तु के बीच की दूरी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी इसको किस से दिखाया जाता है? तो यू से। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? हमारी वस्तु दूरी है। और प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी, यानी कि इमेज डिस्टेंस ना, ठीक। और किसी से दिखाते हैं उसको? तो भी से। वस्तु दूरी को u से और प्रतिबिंब दूरी को v से, ठीक। और समतल दर्पण के केस में हमेशा वस्तु दूरी जो होती है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है? प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। यानी कि आपका u जो होगा हमेशा v के बराबर होगा। और u क्या है? हमारा वस्तु दूरी, और v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन बता दीजिए कि अगर हमारा ये समतल दर्पण है, ठीक। यहाँ पे कोई वस्तु, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक। और ये मान लेते हैं कि ये अगर 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो बताइए अगर हमारे यहाँ पे वस्तु दूरी कितनी है? 10 मीटर, यानी कि u जो है वो कितना है? 10 मीटर। तो बताइए कि वस्तु, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये हमको बताना है, ठीक। चलिए बताइए क्या होगा। तो वीडियो रोके, अपने से खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद वीडियो ऑन करके देखिए ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्तु दूरी जो होगी वो हमेशा प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगी। तो वस्तु दूरी क्या थी हमारे यहाँ पे? 10 मीटर। यू क्या है हमारा? 10 मीटर, ठीक। तो भी क्या हो जाएगा हमारा? 10 मीटर, ठीक। और भी क्या होता है? वस्तु प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, प्रतिबिंब बनेगा, तो क्या होगा? 10 मीटर के यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? भी है, तो ये क्या होगी? 10 मीटर ना, समझ में आ गया। और हमसे पूछा क्या है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ये और ये दोनों जोड़ देंगे, यानी कि u प्लस v कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा जो पूछा है, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10 यानी कि 20 मीटर, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
अब समतल दर्पण जो बनते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, आभासी बन रहा है ना, यानी कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यह भी हम लोगों ने देखा था ना, डेफिनेशन है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती हैं, जो हमें सच में मिलती हों, और जो आभासी प्रतिबिंब होती हैं कि जो मिलती हुई प्रतीत हों। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने वाला का एक गुण ये भी है कि वो क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी है कि जो उनसे प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे, आभासी प्रतिबिंब होंगे। अब देखते हैं कि समतल दर्पण के कुछ गुण क्या क्या हैं। ठीक, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण क्या क्या है ना, तो कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालिए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक, पहला विशेषता क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कैसी थी, हमारी आभासी बन रही थी ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है ना, आभासी होता है, यानी कि वर्चुअल होता है। और दूसरा क्या गुण हो सकता है, समतल दर्पण में क्या है, हमारा वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर है, यानी कि इसमें लिख लेंगे कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु दूरी के बराबर होता है ना, यानी अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, वस्तु दूरी क्या होगा, हमारा बराबर होगा प्रतिबिंब दूरी के, प्रतिबिंब दूरी, यानी कि भी क्या होगा, हमेशा u के बराबर होगा। ठीक, और क्या हो सकता है हमारे, और क्या होती है एक विशेषता कि जो इनसे समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, हमारा सीधा बनता है ना। देखिए, जो इसका सर ऊपर था तो सर ऊपर ही है, तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर और क्या हो सकता है इसका, तो जो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब होती हैं वो क्या होती है, पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी कि लेटरली इन्वर्जन होता है ना। इसके कहने का क्या मतलब है, कभी आप लोगों ने गौर किया होगा ना, समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो ऐसा लगता है कि हम लोग अपना उसमें इमेज में ऐसा लगता है कि हम लोग अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं ना। ठीक, ऐसा कभी गौर किया होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन ना, यानी कि पार्श्व परिवर्तन। तो इसमें जो होता है समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है ना। ठीक, ये क्या थी हमारे कुछ समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं थी। ठीक, तो नोट कर लीजिए इतना सारी चीज़ें, तो होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर अब आते हैं किस पे, अपना गोलीय दर्पण पे ना। समतल दर्पण के बारे में इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो वैसे तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आती नहीं है, ज़्यादा तो इसी पे आता है कि वस्तु दूरी दे देगा, फिर पूछ देगा कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, या फिर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ देंगे। और अगर अच्छा सा क्वेश्चन करना चाहें तो क्या हो सकता है हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई वस्तु है। ठीक, ये क्या हो रहा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड से दर्पण की तरफ जा रहा है। तो बताइए
कि जो प्रतिबिंब होगा उसकी गति कितनी होगी और कैसी होगी। ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही होगा या फिर इधर होगा, और इधर या फिर इधर होगा तो कितना होगा। ठीक, बताइए। चलिए, होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी हम लोगों ने देखा है कि u क्या है, हमेशा v के बराबर है, तो ये हमेशा वैलिड होगा ना, कुछ भी हो ये हमेशा वैलिड होगा। अगर मान लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड कहने का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, 2 मीटर इधर जा रहा है। तो 2 मीटर जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा कि ये भी तो 2 मीटर इधर जाएगा, तभी तो दूरी बराबर होगी। अगर मान लेते हैं कि ये कुछ x दूरी पे है, यानी कि मान लेते हैं, चलिए नंबर लेके देखते हैं, 10 मीटर की दूरी पे खड़ा था और 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाने लगा, यानी कि पहले सेकंड में कितना जाएगा आगे, 2 मीटर आएंगे। और फिर उसके बाद 2 मीटर आगे चला गया तो कितनी दूरी बच गई, 8 मीटर। दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी कितनी बची, 8 मीटर। तो ये भी तो 8 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, तभी तो हमारा वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होंगे। तो ये भी 8 मीटर, यानी कि ये भी तो 1 सेकेंड में 2 मीटर इधर ही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारी क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, -2 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लगा है कि डायरेक्शन के लिए, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इससे ज़्यादा आप लोगों को टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी तो नहीं पूछेगा, वैसे ऐसे ही करा दिया आप लोगों के माइंड के वार्म अप के लिए। चलिए ठीक है, अभी इसके आगे देखते हैं कि हमारे पास गोलीय दर्पण क्या है ना। मैंने बताया था अभी आपको कि दर्पण हमारे पास 2 प्रकार के पढ़ने हैं, एक हमारे पास है गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। ठीक, तो समतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण तो वो होते हैं कि जिनकी परावर्तक सतह क्या है, समतल है। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण उन्हें कहते हैं जिनकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण से कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिफिनेशन, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देख लेते हैं, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है। पता है डॉक्टरों का राइटिंग क्यों खराब होता है, वो लोग कुछ भी ऐसे करके लिख देते हैं। अभी मेरे को ऐसा लगता है ना कि डॉक्टर्स के माइंड में ना, मतलब अभी मैं भी लिख रहा हूँ तो मेरा भी राइटिंग खराब होता जा रहा है। क्यों, इसलिए कि मेरे माइंड में चल रहा है कि अच्छा इसके आगे क्या होगा, मेरे को सारी चीज़ें आ रही है ना, इसकी वजह से मेरे को सोचना ही पड़ रहा है। तो क्या मेरा मन कर रहा है कि जल्दी जल्दी लिखता चलो, जल्दी लिखता चलो। तो वैसे ही मेरे को लगता है ना कि डॉक्टर के माइंड से पहले पता, मतलब तुरंत तो मरीज देखने के बाद तुरंत बता देते हैं कि अच्छा इसके लिए ये दवा लगेगी, ये दवा लगेगी और ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसा होता होगा, मैं आई एम नॉट श्योर कि यही होता होगा। मतलब मेरे को लगता है कि वो भी ना ऐसे ही उनके माइंड में पहले से ही क्लियर होता होगा कि ये लिखना है, तो इसकी वजह से ना उनकी राइटिंग खराब हो जाती होंगी, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। ठीक, वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह हो क्या हो, किसी खोखले गोले का एक भाग हो। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, तो 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक, और गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर ना।
और इसमें क्या होता है, और क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए गोलीय दर्पण कहने का क्या मतलब है, ये हमारा कोई गोला है, ठीक। अब इसी की परावर्तक कोई सतह, यानी यहाँ पे किरण आई, इसे टकरा के गई, इसे टकरा के गई, इसे टकरा के गई, ठीक। तो जब परावर्तक सतह क्या हो, किसी खोखले गोले का एक भाग हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। और इसमें गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होते हैं, जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, अंदर से हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। लेकिन ये क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है, क्योंकि ये इसकी जो परावर्तक सतह है वो बाहरी है। अगर यहाँ से यहाँ तक प्रकाश जाता है, ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक, समझ में आ गया। अब इसे हम हटा देते हैं, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, और ये हमारा है उत्तल दर्पण। ये रे नहीं गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्तल दर्पण। ठीक, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, जिसके परावर्तक सतह क्या हो, गोले का बाहरी भाग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और जिसकी अंदरी भाग हो परावर्तक सतह, उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, लिख लीजिए। ठीक, अब इनसे जुड़ी ना कुछ कुछ हमारे पास टर्म है, यानी कि कुछ कुछ क्या बोल सकते हैं, उनकी पद है ना, तो वो देखेंगे अभी। ठीक, इतनी चीज़ें नोट हो गई, चलिए आगे देखते हैं। जो पहला पद है वो हम लोग देखेंगे, क्या है हमारा, ध्रुव। गोलीय दर्पण में हमारे पास ध्रुव क्या होता है, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्रधान या मुख्य अक्ष क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, और ये दोनों में होंगी, अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में, मतलब समझ लो कि ये गोलीय दर्पण में होती है तो दोनों में होंगी। ठीक, चलिए देखते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव ना, ये जो दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के ये जो मुख्य, अरे क्या बोलते हैं इसको, बीच बिंदु, बीच में ना, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु है, ठीक, अगर हम मान लेते हैं ये बी है, ये बी डैश है ना, ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, इसकी जो मध्य बिंदु होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव, यानी कि पोल। ठीक, और इसको ध्रुव से किस से दिखाते हैं, पी से ना, ये क्या होती है, मध्य बिंदु, किसकी, तो दर्पण की मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव ना, जिसको पी से दिखाया जाता है, इंग्लिश में पोल कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं वक्रता केंद्र क्या होती है। तो वक्रता केंद्र को डिफाइन करने ऐसे किया गया है कि ये जो अभी हमारे पास ये क्या था, एक गोले का भाग था, गोलीय दर्पण क्या था, किसी गोले का एक भाग था, तो उस गोले का कुछ न कुछ तो केंद्र होगा, तो उसी केंद्र को क्या हम लोग बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। किसकी, तो ये जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उनकी। ठीक, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, और इसको सी से दिखाते हैं ना। ठीक, ये जो गोला था इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक, तो ये जो केंद्र होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको सी से दिखाते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। ठीक, जिस खोखले गोले का ये एक भाग है, ये जो दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है, उसी गोले का जो केंद्र है वही हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक, ये जिस खोखले गोले का ना भाग है ना, उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, यानी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। ठीक, तो वो त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से ये जो सर्कमफेरेंस है, यानी परिधि को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम बोलते हैं ना त्रिज्या। यही हमारा क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, खोखले गोले का त्रिज्या। खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का ये एक भाग है, उसी खोखले गोले का हम क्या बोल सकते हैं, इसको त्रिज्या। खोखले गोले
गोले की त्रिज्या, उसे हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये क्या होगी यहाँ पे, सी से पी की दूरी ना, सी से लेके पी की दूरी, और इसको सी किसी से दिखाया जाता है तो कैपिटल आर से ना सूचित किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, सी और पी, ये जो दूरी है यहाँ से सी से पी तक की दूरी, ये हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, इतने चीज़ें क्लियर हो गए। अब फिर देखिए क्या होता है, एक होता है प्रधान अक्ष, यानी कि ये प्रधान अक्ष क्या होता है, ये जो पोल है यानी कि जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है ना, ठीक, वक्रता केंद्र है, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा, समझ आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष। रेखा होती है, ठीक, यानी कि रेखा का कोई अंत नहीं होता, ये तो कहाँ कहीं भी चली जाएगी, इधर भी, लेकिन क्या हो, इन दोनों से होकर गुजरे। ठीक, समझ में आ रहा है, रेखा हो और क्या शर्त है कि इन दोनों से होकर गुजरे, किन से, तो ध्रुव से और केंद्र से, वक्रता केंद्र से। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रधान या मुख्य अक्ष क्या होता है कि ध्रुव और केंद्र को, वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा। ठीक, इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं है, ये कोई दूरी नहीं है, ये जोड़ने वाली एक रेखा है ना। ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता, प्रधान या मुख्य अक्ष। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जब भी पढ़ाई करें तो खुद से अपना नोट्स बनाते चलें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। ठीक।